आज हम लोग देखेंगे कि अ, अभी कल बात हुई हमारी कि हम लोग क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बनाएं, लेकिन क्वेश्चंस ही कई प्रकार के होंगे। आज टीचर्स, हमें भी पता है कि हम लोग हर बार अलग तरह के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस को भी क्लासिफाई करना हो हमें, तो हम किन प्रकारों में उनको क्लासिफाई करते हैं वो आज हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली बच्चा जिस हिसाब से आंसर कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर हम अगर अपने क्वेश्चंस को क्लासिफाई करना चाहे तो एक है सीमित विकल्प विकल्प प्रश्न, यानी लिमिटेड चॉइस क्वेश्चन। उसमें बच्चे बच्चे के पास हम लोग एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स, या सही जोड़े मिलाना, मैच द फॉलोइंग। तो बच्चे के पास चॉइस रहता है कि वो आंसर कैसे करना चाहेगा, उसे उसके पास ऑप्शंस रहते हैं उस चीज के लिए। और दूसरा प्रकार है फ्री रिस्पॉन्स प्रश्न, जो कि नाम ही बता रहे हैं कि फ्री रिस्पॉन्स है, यानी बच्चा या तो लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे शॉर्ट टाइप आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें बच्चे को डिटेल में आंसर करना होता है। इन क्वेश्चंस को लेके या इसके प्रकार को लेके जो अभी आपके सामने स्लाइड है, आपको लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहेंगे, या कुछ इसमें लग रहा है कि ये गलत प्लेस्ड है, या इस पे कुछ ओपिनियन आप अपना देना चाहेंगे? जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस यूज करते हैं अपने पेपर्स में। के लिए निकाल। हाँ जावेद सर। हम इन सभी प्रकार के प्रश्नों का उपयोग हमारे प्रश्न पेपर में करते हैं मैडम। बहुविकल्पी भी करते हैं, सही गलत। शायद केमिस्ट्री के प्रश्न में पेपर में हम सही गलत का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन सही जोड़े जमाते हैं, जोड़े भी मिलाते हैं, रिक्त स्थान भी आते हैं, बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न भी देते हैं, एक वाक्य भी देते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देते हैं। इन सभी का मिला जुला रूप ही एक हमारा पेपर होता है, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर। किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए, उस पे एक छोटा सा अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो कल हम लोग बात कर रहे थे, जो डिस्ट्रैक्टर्स की बार बार बात हो रही है, और कल भी मैंने कहा था कि हम लोग अगर प्रश्नों को इस पर्सपेक्टिव से ना देखें कि बच्चे को स्कोर करना है कि अरे ये 40 में से 30 पा रहा है या 40 में से 35 पा रहा है, उसको इस तरह से देखें कि हमारा प्रश्न क्या गेज कर रहा है, बच्चा कहाँ पे जो लर्निंग गैप है, जो लर्निंग वैक्यूम है या कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेके, हम उसको गेज करने के लिए एक हथियार की तरह, एक टूल की तरह देखें अपने प्रश्नों को। तो किस प्रकार प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए, उस पे जो 4 पॉइंट्स हैं। एक तो विद्यार्थियों की अवधारणाओं की गलत समझ की पहचान करना। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है बच्चे को ना भी आता हो, लेकिन मोस्टली ऐसा, अगर हम अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यूज करें, कॉन्शियसली यूज करें, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इवन अगर एक सिंपल सा एग्जांपल, नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल लिया जाए, तो अगर लंबा चेन है कार्बन का, और हमें नंबरिंग के हिसाब से उसको आईपीएसी नॉमेनक्लेचर देना है किसी भी कंपाउंड को, तो हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो कि किस तरफ से उसको नंबर किया जा रहा है, या हो सकता है बच्चा कंफ्यूज है कि कौन से ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाए, उस हिसाब से उसकी नेमिंग की जाए। और अपने प्रश्नों के आधार पर हम लोग ये चीज गेज कर पाएंगे, अगर बच्चे को इधर से 1 2 डाई ऑल या 1 2 कुछ नंबरिंग करनी थी और बच्चे ने राइट साइड से किया और हर बार राइट साइड से कर रहा है, या हर बार उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से नंबरिंग करना है, तो ये गेज आप कर सकते हो अपने प्रश्नों के थ्रू। तो बच्चा नॉमेनक्लेचर दे पा रहा है कि बजाय अगर हम उसको इस तरह से देखें कि बच्चे का कंफ्यूजन कहाँ पे है, कहाँ से वो गलत समझ रहा है और उसको कहाँ से हमें ठीक करने की जरूरत है। इस पे ये बहुत ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इस पे अगर किसी कोई टीचर अपना मत रखना चाहे कि कैसे प्रश्नों के थ्रू हम ये क्यों करें, या कुछ भी आपका जो भी थॉट है इस पॉइंट को लेके, अगर इस पे कुछ डिस्कशन करना चाहे, कुछ बात करना चाहे। जी मैडम, मैं एक निवेदन करना चाहता था। कई बार हम बच्चों को प्रश्न जब दिखाते हैं, जब बच्चों को बोर्ड पे अपन एक्सरसाइज कराते हैं, फॉर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो उनको जब हम नंबरिंग करवाते जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार हम आगे से नंबरिंग करते हैं तो क्वेश्चन लगातार आगे 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 वाले देते हैं,
वो कई बार हम जब पीछे से कराना शुरू करते हैं तो पीछे पीछे आ जाते हैं, तो बच्चों की एक कंसेप्ट बन जाता है कि इसमें नंबरिंग हमेशा आगे से ही होगी या आगे से पीछे से ही होगी। और फिर जब उसको हम बोलते हैं या वो एग्जाम में या टेस्ट में जब उसको एक प्रश्न देते हैं जिसमें नंबरिंग उल्टी हो जाती है, तो बच्चा फिर वो अपनी रूटीन वाइज वो एक जहां से याद है उसने आगे से करना शुरू किया है तो आगे से नंबरिंग करता है। वो अपने कंसेप्ट को इतनी जल्दी बना नहीं पाता है कि नंबरिंग हम किधर से करें, किस फंक्शनल ग्रुप को। फॉर एग्जांपल यदि दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, दो या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसको प्रायोरिटी देना है, किसको प्रायोरिटी नहीं देना है, वो एक सिस्टम को समझने में काफी दिक्कत आती है बच्चों को। आप ये अपना मैंने आंसर अनुभव दे किया। रहे हैं। हाँ, ये आप अपना आंसर खुद ही दे रहे हैं कि बच्चों को आती है दिक्कत। और ये प्रश्न जब आप अपने प्रश्नों को उस तरीके से देखेंगे कि आप हर बच्चा फिर नंबरिंग उसको अपने हिसाब से कर रहा होगा, हो सकता है पूरी क्लास अगर आगे से ही नंबरिंग कर रही हो तो भी आप गेज कर पाएंगे कि कलेक्टिवली इनको ये कंफ्यूजन है, ये अवधारणा उनकी गलत बन चुकी है। तो उसके लिए आपको क्या अपना टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में चेंज लाने की जरूरत है, वो भी शायद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, कोशिश करते हैं ना मैडम कई बार उसमें नंबरिंग में हम कई कई क्वेश्चंस में नंबरिंग, और हम क्या करते हैं, जहाँ तक मेरा काम मैं करता हूँ कि बुक्स के एग्जाम्पल लेने की जगह खुद के एग्जाम्पल लेना ज्यादा पसंद करता हूँ, ताकि बच्चों को लगे कि ये तो किताब में से नहीं था, सर ने अपने मन से दिया था, ताकि उनको नंबरिंग करने में आसानी हो, नाम रखने में आसानी हो, और खुद भी कोशिश करते हैं कि हाँ इसको ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। बुकिश क्वेश्चन देने की अपेक्षा थोड़ा सा अपन अपने मन से कुछ भी बना के वहां दे सकते हैं। तो बस आप वही सही कर रहे हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस को लेके चले, असेसमेंट्स को लेके चले, तो ये आप अवधारणा कैच करने में कि कहाँ पे गलत समझ बच्चों को आ गई है। हो सकता है एक ग्रुप ऑफ किड्स को आई हो सकता है पूरी क्लास को आई हो, या जितने भी आप मात्रा में बच्चों को ले रहे हैं वो आपको समझ पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये डिस्कशन शुरू किया कि क्वेश्चंस को आप कैसे उस तरीके से देख सकते हो। कोई और टीचर एक कोई जो बहुत ही जनरल कंफ्यूजन है बच्चों में, और आप लोगों ने उनके आंसर्स में ये चीज नोटिस की हो, अगर कुछ डिस्कस करना चाहे तो हम लोग को भी एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि बच्चों को कहाँ कहाँ गलतियां लग सकती हैं, कैसी चीजों में लगती हैं, कभी किसी ने नोटिस किया हो तो। नॉमेनक्लेचर तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको कोई और मेजर एग्जांपल याद आ रहा हो? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट को लेके कई बार होता है या कुछ ऐसा। जावेद जी, हेमंत जी, महेंद्र जी। आपको आवाज आ रही है? जी हेलो। मैडम मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ। अभी वर्तमान में अभी हमारी हाफ ईयरली एग्जाम्स हुई, कक्षा 10th में बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाके साइंस सब्जेक्ट लिया, लेकिन उनके अभी हमारे यहाँ की जो पैटर्न है, शायद मैं उसके बारे में थोड़ा सा गलत बोलूंगा शायद, कि अभी हमारे पैटर्न में क्या हो रहा है कि हम कुछ बच्चों को केवल इम्पोर्टेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते ही नहीं। वर्तमान में भी हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हुई, इसमें 11th के पेपर में आया था कि नंबर ऑफ उसका सिंबल दिया था, एटॉमिक नंबर दिया था, एटॉमिक वेट दिया था, न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछी गई थी। तो मेरी क्लास में 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से शायद 10 बच्चों ने भी सही नहीं लिख पाए, जो कि ये क्लास शायद 6th-7th का क्वेश्चन होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट के चक्कर में या किस चक्कर में उन्होंने उस समय वो क्लास जो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं कर पाए, तो हम ये काफी अनुभव किया गया है कि बेसिक कंसेप्ट जो होना चाहिए, जो क्लास 9th से लेकर या 9th-10th में जो होना चाहिए, वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पाते। तो अपन 11th में आके जब उनको आगे का पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो पुराना अपन हम ये मान के चलते हैं कि इनको इतना आता होगा, लेकिन वो उतना नहीं आने के कारण शायद फिर वो रटन विद्या पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि इस पर जो चीजों को हमको रटना है वो रट लेते हैं, और जो समझने वाली चीज है उस पर भी वो ध्यान कम देते हैं। यह मैंने अभी अभी मैं अनुभव ज्यादा किया है। ये बहुत दुख की बात है तपन जी, लेकिन अगर हम असेसमेंट्स पे जो हम बार बार क्वेश्चन को टूल्स बनाने की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो या डेली या वीकली बेसिस के जो असेसमेंट्स हैं अपने
प्रश्नों को जो बार बार हम कह रहे हैं कि अगर उसको आप बहुत ही कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे तो जो आपको हाफ ईयरली में जो बात जाके पता चली वो शायद पहले पता चल जाए और उस पर आप फायर फाइटिंग कर पाएंगे। इसीलिए प्रश्न जरूरी है। जो आप बार बार कह रहे हैं, आप अपना प्रश्न भी बता रहे हैं और बेसिकली आप आंसर भी दे रहे हैं खुद, आपको पता है कि ऐसी चीज हो रही है। तो इसीलिए हमें अपने क्वेश्चंस को बहुत कॉन्शियसली प्लेस करना पड़ेगा और कहाँ प्लेस करना पड़ेगा कि ये न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन आप सीधे जाके अगर हाफ ईयरली या एनुअल में बच्चों को मिल रहा है और अगर 100 में से 10 बच्चे भी नहीं उसका आंसर कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स हमें शायद फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लेना था, ऐसे क्वेश्चंस को, और फिर उसकी फायर फाइटिंग करनी थी। तो बस अब और ये बहुत इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों की गलत अवधारणा को समझने के लिए हमारे प्रश्न और अच्छे प्रश्न बनाना क्यों जरूरी है। कई बार हमारे प्रश्न हो सकता है उतने क्लियर ना हो, उतने स्पेसिफिक ना हो कि बच्चा उसको क्लियरली आंसर कर पाए। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे कि विद्यार्थियों को खुद से समझकर सीखने में मदद करे। जो बात हो रही है बार बार की जो कंफ्यूजन है बच्चे को, और हमारे क्वेश्चंस ऐसे हों, इतने क्लियर हों कि बच्चा आगे चल के खुद से सीखे उसके आंसर्स को लेके, अधिक से अधिक विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं की को जांच सके। तो जो एमसीक्यूज की बात हो रही थी, और अगर एक सही आंसर है और 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं और 3 अलग कंफ्यूजन के बेसिस पे डिस्ट्रैक्टर्स हैं, तो आपको अपनी पूरी क्लास या जितने भी मात्रा के बच्चों को आप असेस कर रहे हैं, 1000 2000 जितने भी बच्चों को, उन 3 डिस्ट्रैक्टर्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस ग्रुप को ये कंफ्यूजन है, इस ग्रुप को ये वाला कंफ्यूजन है और इस ग्रुप को ये वाला कंफ्यूजन। इसीलिए डिस्ट्रैक्टर्स को भी बहुत थॉटफुली प्लेस करना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक जितने बच्चे हों उनकी प्रतिक्रियाओं को आप एक बार देख लोगे और उनको स्टडी करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ये वाले बच्चों को तो यही वाला कंफ्यूजन है, मतलब वो एटॉमिक नंबर को एटॉमिक वेट समझ रहे हैं या एटॉमिक वेट को एटॉमिक नंबर समझ रहे हैं। ये वाले बच्चे सिर्फ दोनों को माइनस करके आंसर निकालना चाह रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और ये वाले बच्चों को ये पर्टिकुलर कंफ्यूजन है। तो डिस्ट्रैक्टर्स, एक भी डिस्ट्रैक्टर को वेस्ट नहीं करना है, हमें कुछ भी रैंडम नहीं रखना है। हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आंसर्स को हम लोग स्टडी करके उस एक पैटर्न क्रिएट कर पाए कि क्या बच्चों को कौन सा कंफ्यूजन है, और ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो हमारी स्कोरिंग को भी आसान कर सके। इसमें आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं? बट हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग और इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। मैडम मैं एक क्वेश्चन, ये जो एक टाइप क्वेश्चन रहता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में अपन देखते हैं कि एक ऐसा कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो वहां भी वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर वो सब सही होंगे क्योंकि वहां पर सही करना भी पड़ेंगे, क्योंकि वो एक फिल इन द ब्लैंक में कई सारे आंसर आ सकते हैं, कुछ ऐसे भी कंडीशन बन जाती है। तो ये कौन सा, ये किसका क्वेश्चन था? महेंद्र जी का? जी ये हाँ, तो इसीलिए कल भी हमारी ये बात हुई थी महेंद्र जी, अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो या तो हम ऐसा ही क्वेश्चन दें जिसका आंसर में एम्बिग्विटी ना हो, और अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसके कई आंसर्स हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल डैश एक गैस है जो एसिड रेन में सहायक है, तो अगर उसके आंसर्स कई हो सकते हैं तब आपको अपनी स्कोरिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आंसर दूसरे, अगर बच्चा SO2 लिख रहा है उसके अलावा दूसरा गैस लिख रहा है तो दोनों ही सही होगा, फिर आप बच्चे को नहीं गलत कह सकते। आपने अपने मन में SO2 रखा और सिर्फ आपने सोचा था कि यही बच्चा आंसर लिखे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो या तो प्रश्न आपके इतने स्पेसिफिक हो कि एम्बिग्विटी हो ही ना कोई, और नहीं तो फिर आपको स्कोरिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, या जो भी स्कोरिंग कर रहा है उसको स्कोर कार्ड अगर उसके पास आप प्रोवाइड करा रहे हो, कोई भी टीचर कर रहा है, तो उसमें उतने आंसर्स उसको प्लेस करके देने पड़ेंगे कि ये भी आंसर सही हो सकता है और ये भी आंसर सही हो सकता है, उसकी स्कोरिंग उस हिसाब से की जाए। जी बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड कृतिका। अब हम लोग जो MCQs के बारे में कल से बात कर रहे हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है सामने, श्यामल एक सेल के कार्बन की छड़ को ऋण टर्मिनल और एक तांबे की प्लेट को धन टर्मिनल से जोड़ता है।
वह इन इलेक्ट्रोडों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोकर चालू करता है। कार्बन की छड़ पर तांबा जमा हो जाता है। वह कुछ देर बाद विद्युत प्रवाह रोक देता है। अब वह विद्युत की सहायता से कार्बन की छड़ पर जमा तांबे को निकालना चाहता है। उसे बिजली का उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? पॉइंट चॉइस ए है, धन टर्मिनल से तांबे की प्लेट को एक कार्बन की छड़ से बदलना चाहिए। तांबे के सल्फेट घोल को आसुत जल से बदलना चाहिए। सेल से प्लेट और छड़ के कनेक्शन को उल्टा करना चाहिए। आसुत जल के साथ कॉपर सल्फेट के घोल को पतला करना चाहिए। इसके आंसर पे अगर आपको पहले डिस्कशन करना हो, किसी को लग रहा है आप आंसर देना चाहोगे, या आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ओपन फॉर डिस्कशन। या ये लग रहा हो कि इसका स्टेम जो है क्वेश्चन बहुत क्लियरली नहीं लिखा है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि और बेटर ऐसे हो सकता था शायद। क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है मैडम, क्वेश्चन में तो कोई लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर किसी को कोई आंसर देना चाहेगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का शायद क्वेश्चन है। जी जी मैडम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। चलिए, इसके आंसर पे डिस्कशन हम लोग बाद में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसका चॉइसेस पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि एम्बिग्विटी कहीं नहीं होनी चाहिए। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं, तो उस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि दो आंसर सही हैं इसके, ऐसा कुछ है? दो आंसर तो नहीं लग रहे मैडम। दो आंसर सही नहीं लग रहे हैं, यानी आपको लग रहा है कि इसके चॉइसेस जो है कंफ्यूजन करने वाले नहीं है। कंफ्यूजन करने वाले, इसमें हर चारों आंसर ही कंफ्यूजन करने वाले हैं। इसमें बच्चा चारों आंसर को जैसे इसका मेरे हिसाब से सही आंसर हो सकता है, मैं भी कंफ्यूजन में जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आना चाहिए तांबे के सल्फेट घोल को आसुत जल से रिप्लेस करना चाहिए, ताकि उसका वहां से E0 का मान वो चेंज हो सकता है, तो वहां पे वो चेंज हो सकता है। लेकिन वो मेरे हिसाब से, मेरे को भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो लेकिन बाकी जो, अगर आपको बी आंसर सही लग रहा है तपन जी, तो बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं, वो कौन सा भ्रम बच्चे का आपको लगता है कि वो गेज कर पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, और हाँ, तो आपको अगर हम चॉइस को, हर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जैसे धन टर्मिनल से तांबे की प्लेट को एक कार्बन की छड़ से बदलना चाहिए, तो इससे आपको क्या गेज कर पा रहे हो आप? कौन सा आप कंफ्यूजन गेज कर पा रहे हो कि बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज? इसमें वो ये सोचेगा ना कि तांबे की प्लेट को चेंज कर दिया, कार्बन की प्लेट को रिन था, और नई तांबे की प्लेट लगा दी गई है, तो उससे होना तो वही है कि तांबा निकल के कार्बन पे जाके जमा होना है। तो यदि प्लेट यदि वापस बदल भी दी गई, तो उससे कुछ चेंज तो होना नहीं है। चेंज होना नहीं है। और नंबर तीसरा है जो कि सेल से प्लेट और छड़ का कनेक्शन उल्टा कर देना चाहिए। तो कनेक्शन उल्टा कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उसमें E0 वहां पे इसमें वो करंट का फ्लो नहीं होगा यदि अपन ने उल्टा कर दिया तो। और पतला करने से भी कोई, जितना डाइल्यूट करेंगे उतना उसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन वो आयंस की संख्या में कोई विशेष फर्क आएगा नहीं, तो इससे उसमें कोई चेंज होना नहीं है। तो ये मतलब तीनों चीजों को, ये इसमें ये कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन पे
ये लास्ट ऑप्शन उस पर क्लियर कर रहा है। कनेक्शन को उल्टा कर देंगे तो ये यदि हम किसी कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड में बदल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो इससे मालूम पड़ेगा कि E0 का मान E सेल कितना हो जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ये कंसेप्ट इसको क्लियर करेगा कि E0 कभी भी माइनस में नहीं होता है, सेल का E0 हमेशा प्लस में ही होता है। तो यदि उल्टा कर देंगे तो इसमें माइनस में चले जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आंसर इसका मेरे को भी लग रहा है, मेरे कंसेप्ट के हिसाब से, मेरे कंसेप्ट के हिसाब से मैडम तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जी ये सोचता हूँ कि जी मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि अब अगर हम टर्मिनल चेंज कर देते हैं तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर एनोड कैथोड में और कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। तो ये सी जो है आंसर मेरे को लग रहा है सही होना चाहिए। हालांकि कंफ्यूजन क्रिएट करते ही बात ठीक है, लेकिन सेल से प्लेट, क्योंकि अभी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सेल के कार्बन की छड़ को ऋण टर्मिनल से और तांबे के को धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं और फिर इलेक्ट्रोडों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाकर चालू करते हैं तो कार्बन की छड़ पर तांबा जमा हो जाता है, या जमा हो गया तांबा, उसको वापस से अगर हटाना है, यहाँ पर अगर हमने प्रोसेस को उल्टा कर दिया तो उसके लिए अगर हमने ये कनेक्शन को उल्टा कर दिया तो ये प्रोसेस उल्टी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो आंसर सी होना चाहिए इसका, बट ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बात बिल्कुल ठीक है। इसके जो ये जो जिस तरह के ऑप्शन दिए जावेद बोल रहा हूँ। जी जावेद बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये इसका आंसर जो है सी ही सही होगा मैडम, आंसर सी ही सही होगा। हाँ सेल जब हम क्या करेंगे कि अपोजिट करते हैं, एक्चुअल में क्या हुआ कि कार्बन की छड़ पर भी तांबा जो है जमा हो चुका है, तो अब वो छड़ जो है तांबे की हो चुकी है, वो छड़ जो है तांबे की हो चुकी है, मतलब उसके आउटर पार्ट में जो है तांबा जमा हो गया तो वो छड़ तांबे की हो गई। और फिर दूसरी वाली जो छड़ है वो एक्चुअल में तांबा पहले से ही तांबा, जब हम उनको चेंज कर देंगे एनोड कैथोड चेंज हो जाएगा। वो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इम्प्योर एक रॉड होता है, एक प्योर रॉड होता है, तो फिर हम जब उसको वहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है तो फिर वो जो कॉपर होता है वो इम्प्योर से निकलकर प्योर रॉड में जमा हो जाता है। आप गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे हैं? हाँ गैल्वेनाइजेशन नहीं मैडम, मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूँ जो धातुओं के निष्कर्षण में हम लोग प्योर उसको धातु को प्योर करना पड़ता है, धातु को प्योर करना पड़ते थे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो उसमें होता क्या था कि एक हम इम्प्योर रॉड लेते थे और मेटल का जिसको हम प्योर करते थे, प्योर मेटल लेते थे, एक प्योर मेटल लेते थे और फिर उसके बाद उसको उसी के जो है सॉल्यूशन में डिप कर देते थे। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ, पहले तो वो छड़ कार्बन की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब उस पर कॉपर जमा हो जाएगा तो वो एज कॉपर का रॉड एक्ट करने लग जाएगा, लेकिन वो रहेगा इम्प्योर। तो फिर हम उसको जब चेंज कर देंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा आपका, तो कॉपर जो है इम्प्योर से निकल कर प्योर से जमा हो जाएगा। बिल्कुल इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का ये क्वेश्चन, जी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन से ज्यादा अब हम जो हम टॉप इसके ऑप्शंस की बात करें, हर ऑप्शन में जैसा कि तापन जी ने भी शुरू किया था या आप लोगों ने भी शुरू किया, हर ऑप्शन में बच्चे को अपना एक तो लॉजिक लगाना पड़ रहा है और अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ रही है और वो अपने आंसर को चूज कर पाएगा। और बाकी जो भी डिस्ट्रैक्टर्स हैं, इससे आपको आप गेज कर पाओगे कि बच्चे ने इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे समझा है या नहीं समझा है, कहाँ पे वो गलतियां कर रहा है, वो इनके डिस्ट्रैक्टर से आप समझ पा रहे हो। क्योंकि हम लोगों ने खुद ही इतना डिस्कशन कर लिया इस पे बीइंग टीचर्स, तो हमें समझ में आ रहा है कैसे प्रश्न को बच्चा एक एक डिस्ट्रैक्टर पे अपना लॉजिक लगा के अगर चूज करता है तो कहाँ पे वो लॉजिक उसका रॉन्ग जा रहा है, कहाँ पे उसका अंडरस्टैंडिंग गलत जा रहा है, वो हम अपने उसके आंसर से उसकी प्रतिक्रिया से चूज कर पाएंगे। तो एमसीक्यूज को हम लोग बहुत ग्रेविटी वैसे नहीं देते हैं एज टीचर्स जनरली, ये एक बहुत ही अम्ब्रेला हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास में असेसमेंट के लिए क्लास में, या अगर आप बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो कैसे उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे टू गेज कि बच्चा कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। ये शायद आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि कैसे एक एक ऑप्शन हेल्प करता है आपको गेज करने में कि बच्चा कहाँ पे अपना लॉजिक कैसा लगा रहा है।